इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पहला वीडियो डिस्कस किया था वो सीरीज़ का था, जिसमें हमने सीरीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन, सीरीज़ कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं वो हमने देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने जो थर्ड वीडियो किया था उसमें हमने डायरेक्शन सेंस जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसी में हमने उसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। अब आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, नया जो सब्जेक्ट है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पहले के जो वीडियोस हैं वो समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे अगर आप लोगों ने गेम खेला हो म्यूजिकल चेयर, बहुत कॉमन गेम है, हम लोग जनरली खेलते ही हैं उसको। म्यूजिकल चेयर में हम क्या करते हैं, चेयर्स को एक लीनियर वे में अरेंज करते हैं और उसमें खेलते हैं बैठ के। जो बैठ नहीं पाता है वो आउट हो जाता है, ठीक है। वो एक तरह का अरेंजमेंट है कि हमने लीनियर वे में सीट्स को अरेंज किया है। इसी तरह सिटिंग अरेंजमेंट में हम यही देखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे हम पर्सन्स को अरेंज कर रहे हैं। क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा कि ये पर्सन इधर बैठा है, ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन मिडल में बैठा है या फिर कौन बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे बैठा है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से सिटिंग अरेंजमेंट को करते हैं। बहुत ईजी है। क्वेश्चन थोड़े सिटिंग अरेंजमेंट के लेंथी बनते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन होता है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो अरेंजमेंट होता है वो होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर वे में मतलब कि हमने या तो उसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली हमने एक लाइन में उसको अरेंज किया है। लीनियर अरेंजमेंट में एक लाइन में भी अरेंज हो सकती है चीज़ें या फिर दो लाइन्स में भी अरेंज हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लीनियर मतलब एक लाइन में आपने या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली चेयर्स को अरेंज किया है, सीट्स को अरेंज किया है। क्लियर है। नेक्स्ट है सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसे नाम से पता चल रहा है सर्कल, आप लोग को पता है सर्कल कैसा होता है, ये यानी कि इसमें सीट्स को हमने एक सर्कुलर वे में अरेंज किया है। आप सर्कुलर वे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो तरह के बन सकते हैं कि जो यहाँ पे जो पर्सन्स बैठे होंगे या तो वो सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर वो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे होंगे। तो ये दोनों टाइप्स के हम लोग जब सर्कुलर अरेंजमेंट को डिटेल में करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है पॉलीगन अरेंजमेंट। पॉलीगन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर जैसे ट्रायंगल है, ये पॉलीगन में आता है, इसमें 3 एंगल्स बनते हैं। अपना रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है, या पेंटागन ले लीजिए आप, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या आ जाएगी, पॉलीगन में आ जाएगी। अब जो आपके कोर्स में है उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट ही है, पॉलीगन वाला आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ लीनियर और सर्कुलर को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें मैंने यही लिखा है कि आपके कोर्स में लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट ही है, पॉलीगन अरेंजमेंट जो है वो आपके कोर्स मॉड्यूल में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर और सर्कुलर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पहले थोड़ी सी गाइडलाइंस है वो हम देख लेते हैं कि अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रिव्यू ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले आप उसको आराम से पढ़िए, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टेप यू वुड गेट एन आइडिया ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पीपल और ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने ऑब्जेक्ट है वहाँ पर और किस वे में उन्हें हमें अरेंज करना है, ठीक है। एक बार एक मतलब आपको ओवरव्यू मिल जाएगा अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट डिटरमाइन द यूजफुलनेस ऑफ ईच इन्फॉर्मेशन एंड क्लासीफाई दैम अकॉर्डिंगली इनटू डिफाइनेट इन्फॉर्मेशन, कंपैरेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब आप उनको 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यानी कि आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्टली श्योर होंगे। सेकंड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब 2 चीज़ों का कंपैरिजन दिया होगा। तीसरी जो होगी वो होगी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब उस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बता के लेकिन उसे लिंक करते हुए कोई चीज़ आपको बताई गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन द प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन इज डिफरेंटली मेंशन देन वी से दैट इट इज डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन का प्लेस डेफिनेटली मेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसमें कहते हैं कि राम इज सिटिंग बिहाइंड द मनोज,
तो इसका मतलब हमें ये श्योर हो गया कि मनोज के पीछे राम बैठा है, ठीक है, ये हमें श्योर हो गया। तो ये एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो गई कि मनोज कहीं भी बैठा हो लेकिन उसके पीछे हमें राम को ही बैठाना है, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें लिखा है एक्स इज सिटिंग ऑन द राइट एंड ऑफ द बेंच, मतलब बेंच के राइट एंड पे हमेशा एक्स बैठा है, तो ये एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। फोर्थ हो गया when the place of any object or person is not mentioned definitely but mentioned only in the comparison of another person or object then we say it is comparative information। मतलब उसके बारे में हमें exactly नहीं बताया लेकिन उसको किसी और से कंपेयर कर रखा है, ठीक है, तब हम उसे कहेंगे कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के राइट से सेकंड पे कौन बैठा है, ए बैठा है, ई के राइट से सेकंड पे, ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को। दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल व्हेन वी कैन गेट द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ई। अब हम ए को कौन से प्लेस पे बैठा है ये क्लियर नहीं हुआ, हमें सिर्फ इतना पता है कि ए के राइट के सेकंड प्लेस पे ई बैठा है, यानी कि अगर ई यहाँ पर है और इसका फेस इस तरफ है तो इसका राइट इस तरफ होगा, तो इसके राइट से सेकंड प्लेस पे, तो ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस, यहाँ पे बैठा है ए। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि ई कहाँ बैठा है, तो जब तक हम ई की पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक हम ए की पोजीशन को भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली। तो ये होती है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको ई से कंपेयर करते हुए इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट द ए, ठीक है। जब तक हमें ई के बारे में श्योरली नहीं पता होगा तब तक हम ए को कन्फर्मली सिट नहीं करवा सकते, ये होती है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, क्लियर है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट लास्ट जो आपको गिवन है वो ये है, अ पार्ट ऑफ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। कैसे, वो देखिए, अ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डज नॉट टेल अस एनीथिंग डेफिनेटली बट इट गिव्स एन आइडिया टू एलिमिनेट अ पॉसिबिलिटी। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, आपको कंफर्मली वो कुछ नहीं कह रहा है लेकिन इसने कुछ ऐसा आपको बता दिया कि आप किसी एक सिचुएशन को एलिमिनेट मतलब हटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी इज नॉट सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे सी जो है वो बैठा नहीं है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि सी को कहाँ बैठाना है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ए के लेफ्ट में तो हमें सी को नहीं बैठाना है, और लेफ्ट भी कौन सा, इमीडिएट लेफ्ट। अभी आगे आप जब देखेंगे तब देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट अगर बोला है तो ज़रूरी नहीं है वो इमीडिएट लेफ्ट हो, इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट में फ़र्क होता है, वो क्या डिफरेंस है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें आपको कन्फर्मली श्योरली उसकी पोजीशन गिवन होती है, कंपैरेटिव में आपको श्योरली गिवन होती है लेकिन किसी और के कंपैरिजन के साथ। जब तक आप उस पर्सन के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब तक आप जो गिवन पर्सन है एक्स उसकी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर फिफ्थ में जो हमें बोला था नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, वो क्या होती है कि इसमें आपको उसकी पोजीशन नहीं बताई होती है लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिससे आप कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ए के लेफ्ट में सी नहीं बैठा है, अब ये नहीं पता हमें कि सी बैठा कहाँ है, लेकिन इतना पता चल गया कि हमें ए के लेफ्ट में सी को नहीं बैठाना है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है कि आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रिव्यू करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके हर एक पॉइंट को माइंड करना है, उसके बाद हमें उनमें डिफरेंस करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारी कंपैरेटिव है, डेफिनेट है और नेगेटिव है। ये 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है 1 बाय 1। अब आगे क्या हम करेंगे वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आया होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा, सबसे पहली बात बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा इसलिए हमें उसे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है और फिर उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब जो सबसे पहला टाइप हमने डिस्कस किया था वो क्या था, लीनियर अरेंजमेंट। तो गाइज लीनियर अरेंजमेंट जैसा मैंने आपको नाम से बताया था, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पर्सन्स एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है, अभी 2 रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप सिंगल रो भी बना सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स और पर्सन इन अ लाइन और अ रो, या तो लाइन में या फिर हम रो में उसको अरेंज करेंगे। जैसे आप लोग जब स्कूल में थे तो प्रेयर करते थे, प्रेयर के टाइम पे वहाँ पे क्या होता था, असेंबली में आप लोग एक रो में खड़े होते हो, तो वो क्या है, एक लीनियर अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट इज डन ओनली ऑन 1 एक्सिस, मतलब सिर्फ एक एक्सिस पे होगा। आप लोग को पता है 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड, तो ये एक्स होती है, ये वाई होती है और ये अपनी जेड होती है इस डायरेक्शन में। तो या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वाई पे होगा या जेड पे होगा, तीनों पे साथ में नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस पे होगा। हैंस द पोजिशन ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट assumes importance in terms of order like position, मतलब अब क्या है कि लीनियर अरेंजमेंट में
जो पोजीशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम मान के चलते हैं अगर इसकी पोजीशन ये बताइए है, यहाँ पे ए की पोजीशन अगर ये है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पोजीशन हमें फिक्स करनी होती है। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी टेक डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू आवर लेफ्ट और राइट। अब हमेशा लीनियर में या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, ठीक है, तो हमें लेफ्ट और राइट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है क्वेश्चन में, 5 है, 6 है, 8 है, कितने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 5 मेंबर्स है, 5 पर्सन्स है, 6 मेंबर्स है, वॉट एवर। फिर बी पॉइंट है यूज पिक्टोरियल मैथड। पिक्टोरियल मतलब होता है डायग्राम, यानी कि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप डायग्राम्स बनाइए। हम लोगों ने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा मेरा डायरेक्शन का, उसमें भी हमने डायग्राम से ही सॉल्व किया था। डायग्राम से सॉल्व करने के दो एडवांटेज होते हैं, एक तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि आपका आंसर भी एक्यूरेट निकल आता है और बहुत फास्ट निकल आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन में भी हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाते गए थे। सेम इसमें भी जिस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे वैसे हम उसका एक डायग्राम मेंटेन करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट फैक्ट्स एंड देयर पोजीशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है और जो फैक्ट्स है उनको कलेक्ट करके पोजीशन को अप्लाई करना है और बेस्ट आंसर निकालना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन भी दे देते हैं, मतलब दो ऑप्शंस, मतलब लाइक इस तरह से मान लीजिए कि आपको दो पोजीशन गिवन हो जाती है, आप किसी एक पर्सन के लिए कभी श्योर नहीं हो पाते कि ये पर्सन इधर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है। ये कई कई क्वेश्चन में मिलता है, सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो उसका बेस्ट पोजीशन होगी वही हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हमें दो चॉइसेस मिलती है तो भी हमें बेस्ट पोजीशन पे ही मूव करना है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब बेस्ट पोजीशन कैसे निकलेगी, उस क्वेश्चंस में गिवन इन्फॉर्मेशन से, इसलिए इन्फॉर्मेशन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अगर हमने लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर दिया तो पूरे आंसर का गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट में फ़र्क होता है, तो कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम लोग कि क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है गाइस, वो ये देखिए कि देयर आर फ्यू वर्ड्स विच मस्ट बी पेड एडिक्वेट अटेंशन, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड है, सबसे पहले आता है बिटवीन। जब भी कहीं बिटवीन का मतलब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, सैंडविच्ड, मतलब कि वो पर्सन दो के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है। फिर एक इमीडिएट लेफ्ट और जैसे मैंने आपको कहा था लेफ्ट टू द लेफ्ट, इन दोनों में फ़र्क होगा, ठीक है। क्या फ़र्क होगा उसे हम एक बार डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये क्या है, वन रो सीक्वेंस है, सिर्फ एक ही रो में पर्सन बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं गिवन है कि इनका फेस ऊपर है या नीचे है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि इनका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। जैसे हम बैठे हैं वैसे ही आप आपके क्वेश्चन में बैठे हुए पर्सन को बैठाओगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो डायरेक्शन है फेस का, वैसे ही हम उन पर्सन्स को अपने डायरेक्शन में बैठाएंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन नहीं है तो, लेकिन अगर डायरेक्शन गिवन है तो आपको वही फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये अपना लेफ्ट, अगर हम इस तरह से बैठे हैं तो हमारा राइट भी इधर है और हमारा लेफ्ट इधर है, जैसे ये लोग बैठे हैं, ठीक है। अब ये PQRST, ये 5 मेंबर्स को हमने यहाँ बैठा रखा है, इन सबका राइट इस तरफ होगा और सबका लेफ्ट इस तरफ होगा, ये क्लियर है। अब देखिए डायग्राम से, अच्छा गाइस पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने PPT बनाई है ये पूरी आपकी मॉड्यूल से ली है। आप लोग के पास भी मॉड्यूल होगा और आप अगर पढ़ रहे होंगे उसको तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके मॉड्यूल में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं। जैसे सीरीज़ वाला जब हमने वीडियो किया था तब भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताई थी, डायरेक्शन में मिस्टेक्स इतनी नहीं थी, लेकिन ये जो अब कर रहे हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें भी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है। वो मिस्टेक्स आप टाइपिंग मिस्टेक्स कह सकते हैं, ठीक है, मे भी हो जाती हैं टाइपिंग मिस्टेक्स, तो मैं उनको यहाँ पे करेक्ट करवा दूंगी, तो आप लोग भी अपने मॉड्यूल में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, QRST, ये रहा QRST, R राइट ऑफ P, ये P है, P के राइट में है चारों, ठीक है। P के राइट में क्या है, QRST, बट ओनली Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ द P। Q क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका इमीडिएट राइट है। इमीडिएट राइट का मतलब क्या हुआ कि जो बिल्कुल उसके नियर बाय बैठा है, बिल्कुल उसके पड़ोस में जो है वो कौन सा है, Q है,
बाकी अगर देखा जाए तो आर भी उसके राइट में है, एस भी राइट में है, टी भी राइट में है, लेकिन जो बिल्कुल पड़ोस में है वो कौन सा है, क्यू है। तो जो बिल्कुल पड़ोस में होता है उसे हम कहते हैं इमीडिएट, ठीक है, वो लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एस आर क्यू पी। अब टी का लेफ्ट ये है तो एस आर क्यू पी ये तीनों क्या है, इसके लेफ्ट में बैठे हैं, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एस है। एस इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। फिर है आर एस टी आर राइट ऑफ क्यू। आर एस टी क्यू के राइट में है, लेकिन इमीडिएट राइट में क्या है, ओनली आर है, और इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, पी है। और अगर हम बिटवीन की बात करें तो क्यू इज इन बिटवीन पी एंड आर, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे पी और आर के बीच में क्यू बैठा है। और अगर हम मिडल की बात करें तो आर हमारा मिडल में बैठा है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। देखिए फिर आर एस टी आर राइट ऑफ क्यू, ओनली आर इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। फिर आर क्यू पी ये क्या है, एस के लेफ्ट में है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ओनली आर है। फिर एस एंड टी आर राइट ऑफ आर, आर के राइट में एस एंड टी है और आर के लेफ्ट में क्यू और पी है, लेकिन इमीडिएट राइट कौन है, आर का एस है, और इमीडिएट लेफ्ट कौन है, आर का, वो क्यू है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम से। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट और टू द लेफ्ट, टू द राइट, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 2-3 बातें डिस्कस की वो क्या है, पहली बात तो ये है कि बिटवीन का क्या मतलब होता है, दो के बीच में, यानी कि सैंडविच्ड है वो दो के बीच में, ठीक है। जैसे हम सैंडविच खाते हैं उसके बीच में हम लोग चीज़ वगैरह लगाते हैं, तो उस तरह से। फिर सेकेंड जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये है कि इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट में फ़र्क होता है। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब है जो बिल्कुल उसके नियर बाय है, मतलब जो एग्जैक्टली उसके पड़ोस में, नेबर में है, और टू द लेफ्ट मतलब जो उसके पड़ोस में है वो भी उसके लेफ्ट में ही आएगा। फिर जो थर्ड पॉइंट हमने देखा वो ये देखा कि अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन गिवन नहीं होती कि पर्सन्स का फेसेस किस तरफ है, तो आप अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे कि जैसे आप बैठे हैं वैसे ही मेंबर्स भी बैठे हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपका राइट होगा उसी डायरेक्शन में उन लोगों का भी राइट होगा, और जिस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट होगा उसी डायरेक्शन में उन लोगों का भी लेफ्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इनका डायरेक्शन साउथवर्ड है तो फिर आपको साउथवर्ड सेट करना है, अगर उन्होंने कहा कि ईस्टवर्ड है तो फिर आपको ईस्टवर्ड अरेंज करना है, ठीक है। क्लियर हो गए, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल है, उसमें क्या दिया है कि अगर हमें फेस गिवन होता है, जैसे पहले वाले में तो हमें गिवन नहीं था, लेकिन इसमें क्या बोला है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज टुवर्ड्स यू, यानी कि आपकी तरफ बैठा है वो फेस करके। जैसे आप लोग कैफे में जाते हैं या फिर कभी गप्पे लड़ाते हैं, बातें करते हैं, तो आमने सामने बैठते हैं। तो आमने सामने जब हम बैठते हैं तो आप एक बार अज्यूम कीजिए कि आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, और अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठा है तो जिस तरफ आपका राइट है क्या उस तरफ उसका राइट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपके अपोजिट साइड में उसका राइट होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा, देखिए तो हमारा जो राइट था वो इस तरफ था, ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें हमारा राइट किधर है, देखिए हमारा राइट उसमें इस तरफ है, ये देखिए ये राइट हमारा इस तरफ है और लेफ्ट ऐसे है। क्यों, क्योंकि अब ये पर्सन हमारी तरफ फेस करके बैठे हैं, या फिर ये मान लीजिए कि इनका फेस साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट हो गया। डायरेक्शन अगर आपने पढ़ा होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो हमने कहा था डायरेक्शन सेंस में कि जब हम साउथ में हैं और जब राइट मूव करते हैं तो हम राइट डायरेक्शन इस तरफ जाते हैं और लेफ्ट इस तरफ जाते हैं। तो सेम वही चीज़ है, अगर आपका साउथ में फेस है या फिर आपकी तरफ फेस है तो इनका राइट हमेशा इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि आपका राइट इधर है तो इनका लेफ्ट इधर होगा, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सेम वही चीज़ है, अगर लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में कौन कौन है, क्यू आर एस टी, ठीक है, टी के राइट में कौन है, आर एस क्यू पी, और क्यू क्या है, वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका, पी का, आर इमीडिएट लेफ्ट है क्यू का, एस किसका इमीडिएट लेफ्ट है बताइए, आर का, और टी किसका इमीडिएट लेफ्ट है बताइए, एस का। ऐसे ही एस किसका इमीडिएट राइट है, टी का, आर किसका इमीडिएट राइट है अपना, एस का, क्यू किसका इमीडिएट राइट है, आर का, और पी किसका इमीडिएट राइट है, क्यू का, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, सेम वैसा ही था पहले वाले के जैसा, बस उसको हमने उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों किया, क्योंकि इस टाइम हमारी फेस की डायरेक्शन जो है पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे गाइस अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा 1 रो सीक्वेंस, यानी कि सिर्फ अभी तक हमको उसमें एक सिंगल रो मिल रही थी, लेकिन अब हमको क्या मिल रही है, 2 रो मिल रही है। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तब हम उनका बारे में देख लेते हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको उसमें मिलती है।
देखिए गाइस, अगर हमें इस तरह की, ये देखिए 2 रोज में बैठे हैं, फर्स्ट रो में ए बी सी बैठे हैं, सेकंड रो में डी ई एफ, ये 6 पर्सन्स इस तरह से बैठे हैं। अब देखिए, अब ऑब्वियसली अगर बैठे होंगे तो आमने सामने ही बैठे होंगे ना, तो इनका फेस जो है वो इस तरफ होगा और इनका फेस इस तरफ होगा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, अगर इनका फेस ऊपर की तरफ है, यानी कि जैसे हम बैठे हैं वैसे ये वाले लोग बैठे हैं, तो इनका राइट इधर होगा क्योंकि हमारा राइट भी इधर ही है, और इनका लेफ्ट इधर होगा क्योंकि हमारा लेफ्ट भी इधर ही है। और जो पर्सन इनके सामने बैठे हैं उनका जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि इनका लेफ्ट हम इधर कर देंगे और राइट हम इधर कर देंगे। ये 3-4 पॉइंट तो क्लियर हो गए आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 2 रो में बैठे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो नीचे वाले रो में है, मतलब जैसे हम बैठे हैं वैसे ही लोग अगर बैठे हैं तो उनका राइट और लेफ्ट जैसे हमारे राइट और लेफ्ट है वैसे होंगे, और जो ऊपर वाले पर्सन के हैं उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा नीचे वाले के। ठीक है। सेकंड क्या है, अगर मैं कहूँ कि अपोजिट, यानी कि ए का अपोजिट यहाँ पे कौन है, डी है। अपोजिट मतलब उसके सामने, और डी का अपोजिट कौन है, ए है। ऐसे ही बी का अपोजिट कौन है, ई है, और ई का अपोजिट कौन है, बी है। सी का अपोजिट एफ है और एफ का अपोजिट कौन है, सी है। जो आमने सामने बैठे होंगे उन्हीं के लिए हम कौन सा वर्ड यूज लेंगे, अपोजिट। ध्यान रखिएगा, अगर अपोजिट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों आमने सामने बैठे हैं। यही चीज सर्कुलर वाले में भी फॉलो होगी। ये जो हमने पढ़ा है इमीडिएट लेफ्ट और टू द लेफ्ट, अपोजिट, ये सब चीजें सर्कुलर अरेंजमेंट में भी फॉलो होगी और लीनियर अरेंजमेंट में भी फॉलो होगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी दोनों में सेम रहेगी। ठीक है। फिर देखिए, अब मैं कहूँ अगर डायगोनली अपोजिट की बात, तो डायगोनल समझते हैं आप क्या होता है। डायगोनल कौन सा होता है, ये सबसे लंबी लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है। तो डी का डायगोनली अपोजिट कौन होगा, सी होगा, और सी का डायगोनली अपोजिट कौन होगा, डी होगा। सेम ऐसे ही ए का डायगोनली अपोजिट कौन होगा, एफ होगा, और एफ का डायगोनली अपोजिट कौन होगा, ए होगा। तो अगर इसमें पूछे कि डायगोनली अपोजिट कौन है, तो डी और सी और ए और एफ। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था मिस्टेक्स, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे आर और एस का यूज लिया है, जबकि इस क्वेश्चन में आर और एस है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, ए और एफ है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये अगर टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी तो आगे हम एग्जांपल्स करेंगे और आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये पता लग जाएगा कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो अब तक देखा, सबसे पहले जो हमने देखा वो क्या था कि लीनियर अरेंजमेंट हमने देखा, और साथ में हमने क्या देखा, हमने साथ में देखा सर्कुलर अरेंजमेंट। अब उसके बाद लीनियर में हमने देखा कि लीनियर वे में अरेंज होंगे। ठीक है। हमें डायग्राम बना के उन्हें सॉल्व करना होता है। और जो पॉइंट्स वो देखे वो क्या थे कि सबसे पहले तो सिंगल रो में अगर आता है क्वेश्चन और उसमें डायरेक्शन नहीं गिवन है तो हमें वैसे ही मानना है जैसे हम बैठे हैं। ठीक है। उसके बाद बिटवीन का मतलब हमने देखा, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब हमने देखा, फिर हमने इस तरह की हमने पोजीशन देखी कि अगर पर्सन जो है उसमें डायरेक्शन गिवन होती है, यानी कि हमारे सामने, तो डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। फिर हमने 2 रो सीक्वेंस भी देख ली, अपोजिट का मतलब देख लिया और डायगोनली अपोजिट का मतलब भी देख लिया। ठीक है। अब हम गाइस एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो क्या गिवन है, ये का एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, तो अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप उसको साथ में लेके बैठ सकते हैं। एक और जरूरी बात, जैसे मैं अपने हर लेक्चर में कहती हूँ कि रीजनिंग अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कॉपी और पेन साथ में रखना है ताकि आप भी मेरे साथ उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होती है, अगर आप इसको अपने आप से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे ही नहीं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। ये देखो एरो हुआ है, यहाँ पे एरो नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये है सिटिंग इन अ रो। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यानी कि क्या बोला है, 4 चिल्ड्रंस हैं जो एक रो में बैठे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 4 सीट्स बना देते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 सीट्स हमने बना दी है। अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, सिर्फ इतना पता चला है फर्स्ट लाइन से कि 4 बच्चे बैठे हैं। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। इसमें क्या कहा है कि ए जो है वो बी के नेक्स्ट पे है। अब नेक्स्ट का मतलब वो उसके राइट में भी हो सकता है, उसके लेफ्ट में भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे राइट और लेफ्ट वर्ड यूज नहीं लिया है तो अभी ये हम मान के चल रहे हैं कि वो या तो ए बी हो सकता है, क्योंकि अगर वो राइट में होगा तो, या फिर वो बी ए हो सकता है अगर वो लेफ्ट में होगा तो। ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। आगे पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू द बी बट नॉट नेक्स्ट टू द सी। मतलब ए क्या है, बी के तो नेक्स्ट में है लेकिन सी के नेक्स्ट में नहीं है, यानी कि सी को हमें बी से दूर रखना है। ठीक है।
अब देखिए, इफ C इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D, और जो C है उसको हमें D से भी दूर रखना है। C को हमें किसके से दूर रखना है? A से दूर रखना है, क्योंकि क्या बोला है, A इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू B बट नॉट नेक्स्ट टू C, मतलब A जो है उसकी सीट कहाँ है? B के नेक्स्ट में है लेकिन C के नेक्स्ट में नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, और C की सीट जो है वो D के नेक्स्ट में नहीं है, मतलब C को हमें A से और D से दोनों से दूर रखना है। तो C के पास एक सीट बचेगी, कौन सी? B के पास वाली सीट। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि अगर हम C को बीच में बैठाएंगे, ठीक है, तो अगर देखो बीच वाली जगह कौन सी है? सिर्फ ये दो जगह है, ये वाली और ये वाली। तो अगर हम इन दो जगहों में से किसी एक जगह पे C को बैठाते हैं तो ऑब्वियसली कितने नेबर हो जाएंगे उसके? 2 नेबर्स हो जाएंगे। और अगर 2 नेबर्स हो जाएंगे तो उन 2 नेबर में से एक नेबर तो चलो हम B को दे देंगे, लेकिन दूसरे जो 2 नेबर बचे A और D, इनमें से एक ना एक नेबर उसका डेफिनेटली होगा। जबकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमें A और D से बैठाना ही नहीं है उसके पास में, A और D को उससे दूर रखना है। तो इससे क्या पता चला कि C कहाँ होगा? एंड पे होगा, बिल्कुल कोने पे बैठा होगा। क्या समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि A जो है वो B के पास में बैठा है लेकिन C के पास में नहीं बैठा, और C जो है वो D के पास में नहीं बैठा। इसका मतलब C जो है वो D और A से दूर है, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम C को इन दो बीच वाली जगह पे बैठा देंगे तो उसके 2 नेबर हो जाएंगे। अगर सपोज हम यहाँ बैठाते हैं तो उसका ये और ये 2 नेबर्स हो जाएंगे। तो इन 2 नेबर्स में से एक नेबर तो B हो जाएगा, लेकिन दूसरा नेबर या तो A होगा या फिर D होगा। जबकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है कि A और D के पास में हमें नहीं बैठाना है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन समझ में आया कि C जो है वो या तो इस एंड पे होगा या वो इस एंड पे होगा, ठीक है। हमें अभी एग्जैक्टली एंड नहीं पता, लेकिन दोनों में से किसी एक पे डेफिनेटली C होगा। तो हम 2 अजम्पशंस लेके चलते हैं। पहला तो ये वाला, ये देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ। ऊपर हमने ये एक सीट अरेंज कर दिया और दूसरा हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो पहले अजम्पशन में हमने C को इस कोने पे बैठा दिया और दूसरे पे हमने इस कोने पे बैठा दिया। समझ में आया होगा हमने कोने पे क्यों बैठाया है, ठीक है। अब इसने कहा है कि A और D के पास में C नहीं होगा, तो हमने इधर भी C के पास में B को बैठा दिया और इधर भी C के पास में हमने B को बैठा दिया, ठीक है। अब 2 सीट्स बच गई। अब देखिए क्या बोला है कि A इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू B। अब B के नेक्स्ट में कौन बैठेगा? A बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन में A ही लिखा हुआ है। तो हम B के नेक्स्ट में A को बैठा देते हैं, इधर भी बैठा दिया और इधर भी बैठा दिया। अब सिर्फ एक सीट बच रही है, ये वाली और ये वाली। तो ये कौन बचा एंड में? D। तो हमने यहाँ पे D को बैठा दिया। अब गाइस इसके 2 अजम्पशंस हुए हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कई बार कंफ्यूजन मिलेगा, क्वेश्चंस में 2 आंसर्स निकल के आएंगे। तो 2 आंसर्स क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं किया है। अगर यहाँ पे मेंशन होता है इसके लेफ्ट में या इसके राइट में तो इसका एक ही आंसर निकल के आता। बट अब आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि कौन सा राइट है, क्योंकि गाइस ये दोनों ही राइट है। अब आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ना वो इस तरह से मिलेंगे कि आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। आप दोनों में से कोई भी फॉलो करोगे आपका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप ऑप्शंस पे चलते हैं। पूछा क्या है? हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू डी, यानी डी के एडजेसेंट में कौन है। देखिए यहाँ पे डी बिल्कुल कोने में है, यहाँ पे भी डी बिल्कुल कोने में है। तो इसका एडजेसेंट यानी बिल्कुल पास वाला वो कौन है? इधर वाला ए, और इधर भी क्या है? ए, यानी कि दोनों से सेम आंसर निकल के आ रहा है ए ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो क्या है? ए, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया होगा आपको मैंने कैसे किया है। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलिए और उसको ड्रॉ करते चलिए, आपका आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें कंफ्यूजन था तो मैंने 2 डायग्राम्स बना दिए, लेकिन दोनों से आंसर एक ही निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर डायग्राम्स करेक्ट होंगे आपके तो आंसर हमेशा एक ही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि P Q R S T U V and W ये एक रो में बैठे हैं जिनका फेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। मतलब जैसे हम बैठे हैं वैसे ये बैठे हैं। इसका मतलब इधर इनका राइट हो जाएगा, इधर इनका लेफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो जितने पर्सन है पहले हम उनकी सीट अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। कितने हैं? ये P Q R S T U V and W मैंने सीट्स लगा दी, 8 पर्सन से और 8 सीट्स लगा दी। अब क्या बोला है? P इज 4th टू द राइट ऑफ T, यानी कि T जो है उसका राइट इधर होगा, क्योंकि फेस कहाँ है? नॉर्थ में है, फेस ऊपर की तरफ है तो राइट इधर होगा। तो T के
राइट में फोर्थ प्लेस पे पी है, तो फोर्थ प्लेस बनाते हैं 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे कौन बैठा है पी, यानी टी और पी कहीं भी बैठे हो, हमें ये नहीं पता टी कहाँ बैठा है, क्योंकि टी का पता चल जाएगा तो पी का हम निकाल लेंगे। अच्छा अब मुझे बताइए किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, बताइए। हमने 3 तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, डेफिनेट, कंपैरेटिव एंड नेगेटिव। तो अब ये कौन सी है, कंपैरेटिव है, क्योंकि यहाँ पे P की जो पोजीशन है वो T के रेस्पेक्ट में बताइए। तो जब तक हम T की नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम P की भी नहीं निकाल पाएंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, तो ये क्या है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है। फिर W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में, तो लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, तो ये S के लेफ्ट में फोर्थ 1 2 3 4, यहाँ पे कौन होगा, अपना W होगा। थर्ड है R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स, इसने ये बात बोल दी R और U जो है वो बिल्कुल एंड यानी कोने पे नहीं बैठे, यानी कि इधर और इधर जो है R और U नहीं होंगे। एंड नेबर्स ऑफ Q एंड T रेस्पेक्टिवली, मतलब R और U जो है वो बिल्कुल कोने पे नहीं है पहली बात तो, और वो नेबर है किसके, Q और T के, ठीक है, R जो है वो Q का नेबर है, U जो है वो T का नेबर है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P एंड P इज द नेबर ऑफ Q। W क्या है, P के लेफ्ट में, नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ठीक है, अगर इसमें लिखा है इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, ये अपना इमीडिएट लेफ्ट ही होता है, ठीक है। एंड P इज द नेबर ऑफ Q, P Q का नेबर है, तो हु आर सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड्स, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सबसे एंड में कौन बैठा है, सबसे कोने में हमें पता है R और U तो नहीं बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे करेंगे। देखिए पहले पॉइंट से इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि T और P के बीच में 3 मेंबर है, ये x हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर इस इंफॉर्मेशन से ये गिवन है कि W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, अब W जो है वो P के लेफ्ट में है, तो ये अपना P है, इसका लेफ्ट इधर होगा तो इधर हमने W को सेट कर दिया। एंड Q इज द नेबर ऑफ P, अब नेबर अगर है तो अगर हमने इधर W को बैठा दिया तो ऑब्वियसली इधर बैठेगा तो नेबर तो नहीं रहेगा, तो नेबर होगा तो हमें यहीं बिठाना पड़ेगा। ये पोजीशन इन तीनों की तो फिक्स हो गई कि P के इधर W होगा और P के इधर Q होगा, ठीक है। कैसे बैठेंगे भाई, इसने क्या बोला है कि P के लेफ्ट में यानी कि इमीडिएट लेफ्ट में W है, और ये बोला है कि Q जो है P का नेबर है, तो अब P का नेबर एक तरफ W बन गया तो Q को हमें इधर इधर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ने क्या बोला है, R और U कहाँ है, एक्सट्रीम एंड्स पे तो नहीं है, लेकिन क्या बोला है, आर नेबर ऑफ, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, ये भी हो गया, एंड P इज द नेबर ऑफ Q, ये भी हो गया। फिर पूछा है कौन है हमारे एंड पे, अच्छा इसमें एक पॉइंट S वाला भी पॉइंट था, ये वाला W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, यानी कि W क्या है, S से फोर्थ प्लेस पे है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली S होगा, तो 1 2 3 यानी कि बीच में एक और सीट खाली होगी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, W मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। देखिए जैसे सपोज कीजिए हमारा यहाँ पे S बैठाया हमने, यहाँ पे हमने एक सीट ब्लैंक छोड़ी है ये, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, कोई नहीं बैठा है अभी। फिर यहाँ पे हमने Q को बैठाया है, फिर ये P आ गया और ये हो गया W, यानी कि S से 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे हो गया अपना W। फिर 2 प्लेस खाली हो गए हैं और यहाँ पे 2 प्लेस यहाँ खाली थे क्योंकि, और यहाँ पे हमने बैठा दिया T को। अब देखिए गाइज, अगर हम इसको यहाँ से बैठाना शुरू करते हैं S को, तो क्या हमारे फुलफिल हो पाती क्या सीट्स, नहीं फुलफिल हो पाती, क्योंकि T और S ये जो हमने अरेंज किया है इसके बीच में 2 मेंबर्स खाली रहने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जने हैं और 8 लोगों की सीट पूरी ऑक्यूपाई हो गई है। अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे कौन आएगा और हमें ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे कौन आएगा, लेकिन हमने सीट्स को अरेंज कर दिया। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, R एंड U जो है वो एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एंड्स पे नहीं बैठे हैं। एंड पे तो कौन बैठा है, T और S बैठा है। अब आप इन लोगों को कहाँ बैठाएंगे, अगर आप नहीं भी बैठाते हैं तो भी आपका आंसर आपको पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन है, एक जगह T है और एक जगह S है, तो आंसर आ जाएगा T एंड S। लेकिन अगर आपको बैठाना है तो कहाँ बैठाओगे, R और U को। क्या बोला है, Q का नेबर कौन है, R है, तो Q का था यहाँ था, और Q और S के बीच में एक सीट खाली थी, यहाँ पे कौन बैठेगा, R बैठेगा। और U जो है वो किसका नेबर है, T का, तो T के पास में कौन बैठेगा, U बैठेगा। अब फिर भी एक सीट बच गई ये वाली, तो बच रहा कौन है एंड में, V बच रहा है, तो यहाँ पे आप किसको बैठाओगे, V को बैठाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ, देखा आप लोगों ने मैंने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप मैं करती चली गई और एंड में मुझे पूरा मेरी सीक्वेंस मिल गई और पूरा मुझे मेरा आंसर मिल गया।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन लेंथी होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, क्योंकि हमें अरेंज करना होता है सीट्स के साथ में, कौन किसके लेफ्ट है कौन किसके राइट है, इस तरह से। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप जज कीजिए इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिव है या क्या है। अगर आप किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ उतना उतना आप डायग्राम बना लीजिए, शॉर्ट में छोटा छोटा डायग्राम बना लीजिए, और फिर एंड में उस डायग्राम को मर्ज करने की कोशिश कीजिए पूरे डायग्राम को, देखिएगा आपको आंसर आपका ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 5th नंबर का एग्जाम्पल। उसमें क्या कह रहा है, देयर आर 5 हाउसेस, ठीक है, PQRST, सॉरी P, 5 ये घर है, P इज राइट ऑफ Q, P किसके राइट में, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन का डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो P इज राइट ऑफ Q। अब देखिए यहाँ पे फेसेस तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में है घर, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जैसे हम है वैसे ही घर है, यानी कि घरों का फेसेस भी कहाँ है, जिस तरफ हमारा फेस है। तो अगर हमारा फेस, हमारा राइट जहाँ होगा वहीं इनका राइट होगा, घरों का, वैसे घर का राइट होता है, ठीक है। तो P इज राइट ऑफ Q, यानी कि Q के राइट में क्या है, P, तो ये Q है तो इसके राइट में क्या होगा, P होगा। T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P। अब T कहाँ है, R के तो लेफ्ट में है और P के राइट में है, तो ये रहा P का राइट इधर होगा तो ये हो गया T, और T किसके लेफ्ट में है, R के, तो यहाँ पे मैंने R को लगा दिया, R के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। Q इज राइट ऑफ S, Q किसके राइट में है, S के, तो S डेफिनेटली यही होगा क्योंकि S का राइट इधर होगा तो इधर Q हो जाएगा। पांचों जमा हो गए। विच हाउस इन द मिडिल, मिडिल में कौन है भाई, P है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा P। कितना इजीली हो गया ये वाला, एकदम विद इन अ सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इजी भी आते हैं इसमें। अब क्या है कि इजी नहीं है गाइस, ये क्वेश्चन भी वैसा ही जैसे पहले वाला था, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम थी तो आपने जल्दी प्लॉट कर लिया और थोड़ी कंफ्यूजन कम था इसमें, अदरवाइज सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। फिर देखिए 6th वाला क्या है, फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज लेफ्ट टू बी, ए किसके लेफ्ट में है, बी के, तो अगर यहाँ पे ए है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इधर होगा, तो इधर कौन बैठा है, बी। ये चीज ध्यान रखिएगा, हम इस तरह से बैठे हैं तो हमारा राइट इधर और लेफ्ट इधर, तो बी का लेफ्ट इधर होगा तो इधर हमने बी को बैठा दिया, सॉरी ए का लेफ्ट इधर होगा बी में, ए का लेफ्ट होगा इधर तो हमने इधर बी को सेट कर दिया। बट ऑन द राइट ऑफ सी, ए जो है बी के तो लेफ्ट में है लेकिन सी के कहाँ है, राइट में है, तो सी के, एक मिनट इसमें हाँ ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक्चुअली क्या है, ये बी का राइट हमने कर दिया, ठीक है, बी के लेफ्ट में बैठाना है, ये हमारा बी है और बी का लेफ्ट इस तरफ होगा तो इधर हम ए को सेट करवाएंगे, और ए किसके राइट में है, सी के, तो सी इधर है और सी के राइट में हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। D इज टू द राइट ऑफ B, अब D कहाँ है, B के राइट में है, तो B ये रहा, इसका राइट इधर है तो इधर हमने D कर दिया। बट वन द लेफ्ट ऑफ E, और E के लेफ्ट में है, D जो है वो E के लेफ्ट में है, तो ये रहा हमारा E और E के लेफ्ट में हो गया हमारा D। देखिए A जो है वो B के राइट में है और A के लेफ्ट में C है, D के राइट में D है और D के राइट में E, ठीक है। इसमें क्या बोला है, बट वन द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब जो डी है, डी इज द लेफ्ट ऑफ ई, ई के कहाँ है, लेफ्ट में, तो ई ये रहा, ई का लेफ्ट इधर होगा और डी का राइट इधर होगा, तो ई के लेफ्ट में डी है और डी के राइट में ई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु आर एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब किनारे पे कौन है, बिल्कुल एंड में, इधर सी है उधर क्या है, ई है, तो क्या पेयर बना, सी और ई, तो आंसर इज सी और ई, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, क्लियर हुए होंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 7th नंबर का एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, अगेन हमें फेसेस नहीं दिया है तो जहां पर हम बैठे हैं वही हम वैसे अज्यूम करेंगे। F इज टू द लेफ्ट ऑफ M, F जो है वो M के लेफ्ट में, तो अगर यहाँ पे F है तो ये M के लेफ्ट में है, तो M किधर होगा, इधर होगा क्योंकि M का लेफ्ट इधर होगा। एंड टू द राइट ऑफ Q, और Q के O के राइट में कौन है, F है, तो ये O हो गया, इधर इसके राइट में F हो गया। R इज द राइट ऑफ N, मतलब R जो है वो N के राइट में है, अब हमें N का भी नहीं पता तो एक बार हम इसको प्लॉट नहीं कर रहे हैं। बट टू द लेफ्ट ऑफ O, यानी कि R जो है वो N के तो राइट में है लेकिन O के कहाँ है, लेफ्ट में, तो ये O है, इसका लेफ्ट इधर होगा, यानी कि इसके लेफ्ट में कौन है, R, और R इज द राइट ऑफ N, और R किसका राइट है, N का, यानी कि ये रहा N का राइट क्या है, R है।
अब पूछा क्या है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा है, मिडिल में बैठा है ओ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। देखिए जैसा मैंने अरेंज किया वैसा का वैसा यहाँ पे भी अरेंज है आप, ठीक है, क्लियर है। राइट इधर आ रहा है क्योंकि हम ऐसे ही बैठे, हमारा राइट भी इधर है और हमारा लेफ्ट भी इधर है। फिर 8 नंबर का एग्जाम्पल देखिए, 5 बॉयज A B C D एंड E आर स्टैंडिंग इन अ रो, अभी खड़े हैं किसी रो में, D इज ऑन द राइट ऑफ E, D कहाँ है, E के राइट में है, तो ये रहा मेरा E और E का राइट इधर है, तो इधर हमने बना दिया D। B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द E के लेफ्ट में कौन है, B है, और बट ऑन द राइट ऑफ ए, बट ए के कहाँ है, राइट में है, तो ये A B E D इतनी सीक्वेंस बन गई अभी तो। फिर D इज वन द लेफ्ट ऑफ C, D क्या है, C के लेफ्ट में है, तो C डेफिनेटली यही होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, सबसे एक्सट्रीम राइट में कौन है, C है, तो आंसर आ जाएगा हमारा C। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है हु इज, सॉरी ये तो क्वेश्चन मेंशन है, D इज वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ C, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, मतलब C जो है वो D के कहाँ है, राइट में है, और एक्सट्रीम एंड में मतलब सबसे कोने पे है। इसमें क्या बोला है, D इज वन द लेफ्ट ऑफ C, मतलब C के D जो है वो कहाँ है, मतलब C के लेफ्ट में क्या पड़ता है, D पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ D इज वन द लेफ्ट ऑफ C, मतलब C के लेफ्ट में क्या है, D है, और एकदम एक्सट्रीम एंड पे मतलब एकदम कोने में है। तो हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, E है, तो आंसर क्या आ जाएगा, E, ठीक है, इजी है। बस लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया अभी कि D इज वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ C, मतलब C D के C लेफ्ट में है या C D के लेफ्ट में, तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपने ऑफ का टू को ऑफ कर दिया लैंग्वेज पढ़ने में तो बस गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है, तो लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब लीनियर अरेंजमेंट के एग्जाम्पल तो खत्म हो गए हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट में हमने क्या क्या देखा कि लीनियर वे में अरेंज होती है और कैसे कैसे उनके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने देखे। अब सर्कुलर अरेंजमेंट जो है गाइस वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक आई होप लीनियर आपको समझ में आया होगा, और जो भी एग्जाम्पल्स है इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर सर्कुलर अरेंजमेंट को अच्छे से समझेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।